हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के इस वीडियो में फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइट, जिसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लाइट चैप्टर की पूरी थ्योरी वह अच्छे से डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके इसे देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम प्रकाश टॉपिक के मोस्ट 70 प्लस क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जिस सामग्री से लाइट पारित हो सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट वस्तुएं क्या होती है? जैसे बोतल हो गई पानी की, जिसमें बाहर से अंदर की तरफ दिखाई देता है, तो वह वस्तुएं होती है ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? तो टिंडल प्रभाव यह संबंधित है प्रकाश के परिकिरणन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकिरणन। टिंडल प्रभाव यह प्रकाश के परिकिरणन से संबंधित है। और टिंडल प्रभाव में कोलाइडी विलयन। अब ये कोलाइडी विलयन क्या होता है? जैसे हमारे पास में यह बीकर है और इसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी के अंदर यदि मिट्टी डाल देते हैं तो यह बन जाता है कोलाइडी विलयन। और इस कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश की किरणें प्रवाहित होती है तो इस कोलाइडी विलयन में जो मिट्टी के कण है, इनसे टकराकर प्रकाश चारों दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाता है। यही घटना कहलाती है प्रकाश का परिकिरणन। और जो ये कोलाइडी विलयन में प्रकाश असमान रूप से प्रसारित हो जाता है, इसी प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव यह संबंधित है प्रकाश के परिकिरणन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। एग्जाम में पूछ लेते कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य। यहाँ पे कुछ पदार्थ है जिनमें प्रकाश की चाल दी हुई है। निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में इससे कम होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में होती है 2 × 10⁸, जबकि तारपीन के तेल इसमें प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? तो अभी कवर किया था कि प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये होती है निर्वात में। नेक्स्ट है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो क्वांटम सिद्धांत ये दिया था मैक्स प्लांक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक। नेक्स्ट है किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो विचलन कोण, और जो ये विचलन कोण है ये निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। यानी कि जिस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उसका विचलन कोण सबसे कम होगा। तो लाल रंग, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो विचलन कोण होगा इसका सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जबकि बैंगनी रंग, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है लेकिन इसका विचलन कोण होगा सबसे अधिक। तो विचलन कोण निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर, यानी तरंग दैर्घ्य अधिक तो विचलन कोण कम हो जाएगा, जबकि तरंग दैर्घ्य कम तो विचलन कोण अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसको साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी? तो प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है, इसको साबित करता है प्रकाश का ध्रुवीकरण। अब ये ध्रुवीकरण क्या होता है ये लास्ट लेक्चर में कवर किया था, एक बार वापस से देखते हैं कि ध्रुवीकरण वह घटना होती है जिसमें जब प्रकाश की किरण किसी अलग अलग दिशाओं में कंपन कर रही हो तो उन्हें एक दिशा में कंपन कराना, जिससे लाइट एक दिशा में कंपन कर सके। यही घटना कहलाती है प्रकाश का ध्रुवीकरण। जैसे यहाँ पे ये लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है तो ये चारों दिशाओं में असमान रूप से यहाँ से प्रसारित हो रही है, लेकिन इनको एक दिशा में प्रसारित करवाना हो तो इनके मध्य लगाया जाता है एक पोलराइड ग्लास, जिससे प्रकाश की किरणें एक दिशा में गमन कर सके। तो यह है प्रकाश का ध्रुवीकरण। तो अपना क्वेश्चन था कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसको साबित करता है प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना। प्रकाश के ध्रुवीकरण के कारण ही रात में सामने से आने वाली कार की हेडलाइट की चकाचौंध से बचने हेतु प्रयोग किया जाता है पोलराइड ग्लास का। और यह पोलराइड ग्लास ये ध्रुवीकरण की घटना पर ही आधारित है।
यानी यहाँ पे लगा रहे थे पोलेराइड ग्लास, तो यही होता है। पोलेराइड ग्लास से 3 यानी 3D चित्र देख सकते हैं फोटो कैमरे में, जिससे बादलों की स्पष्ट फोटो आ सके। तो यह था प्रकाश का ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है? तो यह विभाजित करता है प्रिज्म। जो प्रिज्म होता है अपने पास में, इस प्रकार का प्रिज्म होता है। यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आती है तो प्रकाश की किरणें प्रिज्म में से गुजर कर ये इसके आधार की तरफ झुक जाती है, और इसके आधार की तरफ इसलिए झुकती है क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणों का अपवर्तन हो जाता है। तो प्रकाश की किरणों के अपवर्तन होने के बाद में ये 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। तो प्रिज्म यह सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म क्या है? अभी देखा था कि जो प्रिज्म था यह सूरज की रोशनी, यहां से एक किरण आ रही है, इनको 7 अलग अलग रंगों के अंदर विभाजित कर देता है, यही कहलाता है प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा कि यह उसमें से गुजर रहे प्रकाश को तीतर बीतर कर देता है, यानी अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। नेक्स्ट है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? तो उन वस्तुओं को कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं स्वयं खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? तो पदार्थ का अपवर्तनांक, इसका फॉर्मूला था, अपवर्तनांक बराबर होता है हवा में प्रकाश की चाल अपॉन पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो ये फॉर्मूला था अपवर्तनांक का, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन पदार्थ में प्रकाश की चाल। तरंग दैर्घ्य यदि बढ़ती है तो अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। जैसे लाल रंग, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है लेकिन इसका अपवर्तनांक होता है सबसे कम। वे वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन वस्तुओं को कहते हैं चमकदार वस्तुएं। तो चमकदार वस्तुएं ये अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है। नेक्स्ट है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, ये किस लिए होता है? तो इसका कारण है कि जो हरा रंग है ये प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परावर्तित करता है, इसीलिए हमें घास का रंग हरा दिखाई देती है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु जो है ये इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जब प्रकाश की किरणें इस वस्तु से टकराकर वापस परावर्तित हो जाती है और परावर्तन के बाद में यह हमारी आंखों से टकराती है, इसीलिए किसी भी वस्तु का कलर दिखाई देता है। तो यही घटना निर्भर करती है घास पर, कि जब घास पर प्रकाश की किरणें टकराती है और टकराने के बाद में वापस हमारी आंखों पर लौट आती है, यही घटना कहलाती है परावर्तन। तो परावर्तन के कारण ही व्यक्ति को जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है ये सभी दिखाई देती है परावर्तन के कारण। इसको एक बार डिटेल से समझते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन के कारण ही व्यक्ति को जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है ये परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल में रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति का मापन किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर नामक वैज्ञानिक ने, और यह ज्ञात किया था सन 1676 के अंदर। तो इसका राइट आंसर है 1676। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो सितारे चमकते हैं, ये चमकते हैं अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या है? अपवर्तन के कारण सितारे चमकते हैं। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, जिसके कारण सितारों की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। इसको थोड़ा एक बार डिटेल से समझते हैं जिससे ये अच्छे से समझ में आ जाए अपवर्तनांक। जैसे ये हमारे पास में एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में यहाँ पे स्थित है कोई व्यक्ति। इस व्यक्ति को ऊपर आसमान में स्थित जो तारा है वह दिखाई देता है, लेकिन वायुमंडल की अलग अलग परतें होती है। इन परतों के कारण क्या हो रहा था? अपवर्तनांक लगातार बदल रहा था। अपवर्तनांक बदलने के कारण दो तारे, ये अपनी वास्तविक स्थिति तो इसकी यहाँ आती थी लेकिन वास्तविक स्थिति से ये हट के दिखाई देते हैं। यही घटना होती है अपवर्तन के कारण, इसीलिए आभास होता है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे। तो याद रखना है कि पृथ्वी के सतह पर स्थित किसी व्यक्ति को जब तारे अपनी वास्तविक स्थिति से हटके किसी और जगह दिखाई देते हैं
और ये दिखाई देते हैं अपवर्तन के कारण। इसी घटना के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे वस्तु का जल की सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, जैसे बीकर के अंदर यहाँ पे कोई सिक्का रखा हुआ दिखाई देता है, ये इसकी सतह से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सूर्यास्त के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक भी सूर्य दिखाई देना, यानी सूर्य अस्त होने के बाद में सूर्य तो यहाँ चला जाता है, लेकिन पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी व्यक्ति को सूर्य इस वास्तविक सतह से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो यही घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रंग की रोशनी में देखने पर काले रंग का दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कपड़ा है ये लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। यानी जो लाल रंग की तरंग है इसको पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद में ये लाल रंग का परावर्तन नहीं करता, इसीलिए लाल रंग की रोशनी देखने पर जो हरे रंग का कपड़ा है ये काला दिखाई देता है। यानी जब सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा लाल रंग की जो तरंग आयाम है इसको पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। तो लाल रंग को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, यानी कोई भी वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, इसी कारण वह वस्तु काली दिखाई देती है। तो याद रखना है कि कोई भी वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, वह वस्तु काली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है काले रंग का। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देना, इसके लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो अभी हमने देखा था यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना, जिसमें जो प्रकाश है यह अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा था। यह संबंधित था प्रकाश के अपवर्तन से। तो सेम यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये इसके लिए जिम्मेदार है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की रोशनी क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में ये होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। नेक्स्ट है, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? जो रोड लाइट में पीली लाइटें होती है इसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम का। नेक्स्ट है, प्रकाश का सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करती है? तो प्रकाश सबसे अधिक गति करती है कांच निर्वात के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा निर्वात। और प्रकाश का वेग, इसकी गणना की थी सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल लगभग वही होती है जो कि निर्वात में होती है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो यह व्यक्त किया जाता है प्रकाश घनत्व पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश घनत्व। किसी माध्यम के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? यानी विरल माध्यम से प्रकाश जा रहा है सघन माध्यम में, तो इसमें क्या होता है? इसकी गति पहले से कम होती है और पहले फिर बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगा इसका गलत आंसर। इसकी गति बढ़ जाती है, तो यह भी इसका गलत आंसर है। इसकी गति कम हो जाती है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। इसको एक बार डिटेल से कवर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, यह तो हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ये तो हो गया अभिलंब, और इस अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। इसमें क्या होता है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है
तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जैसे ही प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ मुड़ती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है और प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। तो यही पूछा था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसमें प्रकाश की गति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक दे रखा है 1.5, तो इसमें प्रकाश की गति क्या होगी? तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। अब अपवर्तनांक यहाँ पे दिया हुआ है 1.5, तो अपवर्तनांक की जगह 1.5, निर्वात में प्रकाश की चाल आप सभी को पता है सबसे अधिक होती है, और ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अपवर्तनांक 1.5, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸, और माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन में आ जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा वज्र गुना, यानी माध्यम की प्रकाश की चाल यहाँ पे आ जाएगी और निर्वात ये अपवर्तनांक चला जाएगा नीचे। तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5, और इससे निकल के आएगी अपने पास में माध्यम में प्रकाश की चाल जो है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको अपवर्तनांक का फॉर्मूला याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो सीवी रमन, इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये इसका राइट आंसर है। सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी इसका राइट आंसर है। इनका जन्म हुआ था 1888 में तमिलनाडु में, और यह भी इसका राइट आंसर है। जबकि 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये हो जाएगा इसका गलत आंसर। तो सीवी रमन के बारे में याद रखना है कि इनको 1954 में नोबेल पुरस्कार मिला, 1954 में भारत रत्न, 1930 में नोबेल पुरस्कार, और 1888 के अंदर हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट है, बादलों का रंग सफेद किस कारण से दिखाई देता है? तो बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है? जब वायुमंडल में उपस्थित भिन्न भिन्न पदार्थों के द्वारा कणों द्वारा प्रकाश की चारों दिशाओं में विसरित होने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परिकिरणन। और परिकिरणन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था प्रकाश के परिकिरणन को अच्छे से। यह था लास्ट वीडियो जिसमें हमने कवर किया था कि प्रकाश का परिकिरणन, कि जब प्रकाश ऐसे माध्यम में से गुजरता है जहां पे धूल तथा अन्य पदार्थों के कण हो, तो जिससे प्रकाश सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाता है, यही घटना कहलाती है प्रकाश का परिकिरणन। परिकिरणन तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर रहा था, जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसका परिकिरणन होगा सबसे कम। प्रकाश के परिकिरणन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, और परिकिरणन के उदाहरण है स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, सूर्य उदय और अस्त के समय जो चारों तरफ लालिमा दिखाई देती है, यह भी परिकिरणन के कारण, और साबुन के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना, यह सभी घटनाएं आधारित है प्रकाश के परिकिरणन पर। तो बादलों का रंग सफेद यह दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक पुंज के द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले परिकिरणन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसा कि अभी हमने शुरू में एक क्वेश्चन कवर किया था कि यह अपने पास में एक पानी का गिलास है और इसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें यदि मिट्टी डाल देते हैं तो मिट्टी डालने के बाद में जब प्रकाश की किरण इसमें से होकर गुजरती है तो प्रकाश की किरण से ही मिट्टी के कणों से टकराकर प्रकाश चारों दिशाओं में असमान रूप से गति करता है, यह घटना कहलाती थी टिंडल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव, यानी कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना होती है, यानी कि जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है और ये प्रकाश की किरण यहाँ पे स्थित है कोई चमकीली सतह, इस सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना होती है, और ये जो परावर्तन होता है ये होता है
नियमित परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देता है किसका उदाहरण है? तो एक चम्मच के टेढ़ा दिखाई दे रहा, ये उदाहरण है अपवर्तन का। अपवर्तन के जितने भी एग्जाम्पल है उनको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है कि कोई भी वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से हट के किसी और जगह दिखाई देती है तो ये उदाहरण है अपवर्तन का। जैसे तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, एक बीकर के अंदर सिक्का रखा हुआ दिखाई देता है, ये अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। समुद्र के अंदर या फिर नदी के अंदर जो मछली दिखाई देती है, ये अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सभी घटनाएं आधारित है प्रकाश के अपवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हीरे की चमक के लिए किसका योगदान नहीं है? तो इसमें क्या होगा कि हीरा चमकता है, ये चमकता है कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, तो हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, और हीरा इसमें होता है डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन होता है हीरे के अंदर। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे कुल आंतरिक परावर्तन, हीरे का अपवर्तन और बिखराव यानी डिस्पर्सन, इसके कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, जबकि हीरे की चमक में इस हीरे के निम्न अपवर्तन सूचकांक का योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक यह होता है 1.0003। तो जो वायु है इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.003। पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक ये होता है 1.333 और हीरे का होता है 2.417। तो आपको यहाँ पे ये निम्न अपवर्तनांक याद रखने हैं। वायु का होता है 1.003, पानी का होता है 1.33 और हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक ये होता है 2.417। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? तो गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है, यह रेफ्रेक्टिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रेक्टिव। और जो रेफ्रेक्टिव है इसे कहते हैं अपवर्तन, यानी गर्मी के प्रभाव में रेफ्रेक्टिव संबंधित नहीं है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो तिरछे आपचित होने पर वे अपनी मूल दिशा में विचलित हो जाती है, यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो इसमें जल में प्रकाश की गति क्या होगी? तो इसको निकालते हैं एक फॉर्मूले से। जल का अपवर्तनांक सूचकांक दे रहेगा अपने पास में 4/3। निरपेक्ष अपवर्तनांक इसको निकालते हैं वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। अब जल का अपवर्तनांक सूचकांक यानी n बराबर दे रखा है 4/3। वायु में प्रकाश की चाल आप सभी को पता है ये होती है 3 × 10⁸ और माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी v। अब वर्चर गुना करेंगे तो ये 4 नीचे आएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो v यानी माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी 3 × 10⁸ × 8 अपॉन 4। और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास में माध्यम में प्रकाश की चाल निकल के आएगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो माध्यम में प्रकाश की चाल निकल के आएगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश की गति को निकालने का फॉर्मूला है निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति, इसके अनुपात को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे कहते हैं अपवर्तन सूचकांक या फिर अपवर्तनांक। इस फॉर्मूले को कवर किया था कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता था, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट है, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तन सूचकांक हमेशा कितना होता है? तो पूर्ण अपवर्तन सूचकांक यह होता है 1 से अधिक, ना तो 1 होगा, 1 से कम तो कभी भी नहीं हो सकता अपवर्तनांक, और 0 यह भी कभी नहीं हो सकता। तो अपवर्तनांक जो है ये होता है हमेशा 1 से अधिक। नेक्स्ट है, रात के समय तारों का टिमटिमाना ये किस कारण होता है?
तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से विरल माध्यम में विचरित करती है, यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो ये किस तरफ झुकती है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब से दूर हट जाती है और प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। तो याद रखना है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है और प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं, तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की किरणें के झुकाव को कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण यह या तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या फिर अभिलंब से दूर हटेगी। यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, पानी से भरे एक गिलास में रखा हुआ नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से अधिक बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक ये कितना होता है, तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 2.42। तो 2.42 ये होता है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है, तो यह होता है हवा का। तो हवा का माध्यम जो है ये दृष्टिगत रूप से सबसे कम सघन होता है, जबकि टर्पेंटाइन, बेंजीन और पानी इनका माध्यम अधिक सघन होता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वर्ताकार में दिखाई देता है। ये किस कारण से दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। यानी सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य अपवर्तन के कारण ही दीर्घ वर्ताकार दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण क्या है, जैसे रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, बल्ब के जल के अंदर पड़ी हुई मछली यह वास्तविक गहराई से ऊपर प्रतीत होती है। द्रव में डूबी हुई छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। सूर्योदय के कुछ समय पहले व सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक भी सूर्य क्षैतिज दिशा में नीचे दिखाई देता है। यानी जब सूर्य उदय या फिर सूर्य अस्त हो जाता है तो भी हमें सूर्य दिखाई देता है। यह दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश धीमा और कैसा हो जाता है, यानी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी यह हो गया विरल माध्यम और यह हो गया सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और जैसे ही अभिलंब की तरफ मुड़ती है तो प्रकाश की गति कम हो जाती है, यानी यह नॉर्मल अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा अभिलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो यह झुकता है। यानी प्रकाश की किरण पानी से एक ग्लास में जा रही है। जैसे ये प्रकाश की किरण ये हो गया अपने पास में, यहां से प्रकाश की किरण यहाँ पे तो हो गया पानी का माध्यम और यहां से जा रही है ग्लास के अंदर। अब पानी जो है ये होता है कम सघन, जबकि जो ग्लास होता है ये होता है अधिक सघन। तो प्रकाश की किरण जब पानी से कांच के अंदर प्रवेश करती है तो ये और जैसे ही अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो इसमें प्रकाश की गति कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि यह सामान्यतः यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और प्रकाश की गति इसमें धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे यहां से ये प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, और अभिलंब से जैसे ही दूर हटती है तो प्रकाश की गति बढ़ जाती है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा कि प्रकाश की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय और सूर्य अस्त में लगभग कितनी समय की देरी होती है, तो यह देरी होती है 2 मिनट की। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय और सूर्य अस्त में लगभग 2 मिनट की देरी होती है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा कैसा हो जाता है। यानी जब प्रकाश की किरण ये ऊपर सघन माध्यम हो गया और यह नीचे विरल माध्यम, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
तो अभिलंब से दूर हट जाती है और प्रकाश की जो चाल है यह बढ़ जाती है, यानी इसमें प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक को सही आरोही क्रम में दर्शाता है, यानी बाएं से जाए। अब इसको देखने से पहले सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि ये अपवर्तन सूचकांक किन किन पदार्थों का कितना होता है। जैसे बर्फ का अपवर्तन ये होता है 1.31, केरोसिन का होता है इससे ज्यादा 1.44, बेंजीन का होता है 1.5 और सेना नमक इसका होता है 1.54। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो अपवर्तनांक सबसे कम यह होता है हवा का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा। जबकि पेट्रोल, तेल और हीरा इनका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किस स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये सभी एक ही सतह पर होते हैं। तो ये होता है अपवर्तन तथा परावर्तन। इन दोनों स्थिति में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही जगह होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन तथा परावर्तन। अपवर्तन में तो क्या होता है, प्रकाश की किरण यहाँ से टकराई और वापस इसी माध्यम में लौट आती है, और यहाँ पे होता है अभिलंब, ये तीनों एक ही जगह होते हैं। जबकि अपवर्तन में प्रकाश की किरण यहाँ से आती है और ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ पे होते हैं आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होती है। किस कारण से आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये दिखाई देते हैं वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, यानी जो प्रकाश का अपवर्तन है इसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव को दर्शाती है। तो यह दर्शाती है अपवर्तन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट है, आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो आकाश के नीला दिखाई देने का कारण है श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं के द्वारा सर्वाधिक परिकिरणित हो जाता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाशिक तंतु यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशिक तंतु जो है ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है एंडोस्कोपी, जिससे शरीर के आंतरिक अंगों को देखा जाता है। यह घटना भी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट है, किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों के द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, नजदीक का देख सकते हैं लेकिन दूर का नहीं देख सकते, ये होता है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट का देख सकते हैं लेकिन दूर का नहीं देख सकते, और इसमें प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। इसको याद करने की हमारी एक ट्रिक थी, वह ट्रिक क्या थी कि जो अवतल और उत्तल है इन दोनों में से बड़ा वर्ड कौन सा है, अवतल। और एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। अब निकट और दूर में से बड़ा वर्ड है निकट, तो जिसमें बड़ा वर्ड उसके लिए बड़ा लेंस काम में लेंगे, जिसका छोटा वर्ड उसके लिए लेंगे छोटे लेंस का काम। तो निकट दृष्टि दोष इसके लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। नेक्स्ट है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या कहते हैं। तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, इसे कहते हैं मायोपिया। यानी मायोपिया में क्या होता है, पास का तो देख सकते थे, निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया जिसमें नजदीक का देख सकते हैं लेकिन दूर का नहीं देख सकते। यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि निकट दृष्टि दोष, इससे ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को तो देख सकता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, और इसके निवारण में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तुओं को दिखाई देता है लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, और इसके लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब यह बनता है कॉर्निया के पीछे,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया के पीछे। और दूरदृष्टि दोष इसका कारण है कि नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाती है, नेत्र लेंस इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है। इसी के कारण नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे दिखाई देता है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों के द्वारा कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष इसके लिए प्रयोग किया जाता था उत्तल लेंस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया जिसे कहते थे दूरदृष्टि दोष, और इसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। मायोपिया इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। प्रेसाबोबिया या फिर जरा दृष्टि दोष, जिसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर तो होता है अवतल लेंस और नीचे की तरफ होता है उत्तल लेंस। अबिंदुकता या फिर दृष्टि वैषम्य, इसमें प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का। नेक्स्ट है दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग कौन से रोग से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसमें ना तो दूर का दिखाई देता है और ना ही पास का दिखाई देता है। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जिसके ये दोनों बीमारियां होती हैं उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष, जिसमें ना तो पास का देख सकते हैं और ना ही दूर का देख सकते हैं। और इसमें प्रयोग किया जाता है दो फोकस दूरियों वाले लेंस का, जिसमें ऊपर की तरफ तो होता है अवतल लेंस, नीचे की तरफ होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी या फिर सीएफएल किस वजह से प्रयोग में किया जाता है? तो यह प्रयोग में लिया जा रहा है ऊर्जा दक्षता से। एलसीडी एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, जबकि सीएफएल इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंस लैंप। तो ये याद रखना है, और इनकी समता की वजह से इनको काम में ले रहे हैं। तो एलईडी और सीएफएल इनको इनकी ऊर्जा दक्षता की वजह से अधिक काम में लिया जा रहा है। एलईडी के मुख्य लाभ क्या है? इससे ऊर्जा की बचत होती है, आकार में छोटे होते हैं और इनमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगाना आसान होता है। अन्य प्रकाश स्रोतों की अपेक्षा एलईडी बहुत कम विकिरण पैदा करती है, और दूसरे फ्लोरेंट लैंप इन्हीं की तरह एलईडी में मरकरी नहीं होता, इसलिए ये कम हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस इसका प्रयोग होता है केवल माइक्रोस्कोप में। तो जो माइक्रोस्कोप है इसमें केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि कार की हेडलाइट, फ्लैश लाइट और बायोस्कोप इसमें प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। नेक्स्ट है थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, ऐसा किस लिए किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो 3D फिल्में ये इनमें विशेष रंग इस्तेमाल किया जाता है जो मानव आंखों के द्वारा महसूस नहीं किया जाता, इसीलिए 3D फिल्मों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार का चश्मा पहना जाता है। पेरिस्कोप इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप जो है इसमें प्रयोग किया जाता है साधारण शीशे का। पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसमें साधारण शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस प्रयोग में नहीं किया जाता? तो ऑप्टिकल लेंस प्रयोग में नहीं किया जाता, ये होता है स्टेथोस्कोप, जो कि मेडिकल में काम में लिया जाता है। इसमें ऑप्टिकल लेंस प्रयोग में नहीं लिया जाता है, जबकि अन्य जितने भी है पेरिस्कोप, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, इन सभी में ऑप्टिकल लेंस प्रयोग किया जाता है। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, इसका कारण है प्रकाश का प्रतिबिंबन व अपवर्तन। यानी जल की दो बूंदों से प्रकाश के प्रतिबिंबन व अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी जो इंद्रधनुष है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। स्वेच्छ प्रकाश के 7 रंगों में कौन से कांच के प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलन किसका होता है? तो सबसे कम विचलन उस कलर का होगा जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी। तो बैंगनी